नमस्कार। दूरदर्शन मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गिरिराज शर्मा। अभी हाल ही में जिस बीमारी ने हम सभी को घरों में कैद रहने पर मजबूर कर दिया, उससे आप सभी परिचित होंगे। जी हां, कोरोना। इस बीमारी ने हमें बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ हमें बताया कि किस तरीके से हमें इस बीमारी से बचना है। इस बीमारी को लेकर के कई तरीके के मिथ्स जो हमारे सामने आए सोशल, साथ ही साथ इस बीमारी से हम किस तरीके से छुटकारा पा सकते हैं और आगे इसके कौन कौन से प्रारूप हमें समाज में देखने को मिल सकते हैं, इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं डॉक्टर तनय जोशी, चेस्ट फिजिशियन, मेदांता हॉस्पिटल इंदौर से। डॉक्टर तनय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर तनय, सबसे पहले हम बात करें अगर कोरोना की, तो सबसे पहले अगर हम इसके लक्षणों को लेकर के बात करना चाहें, क्योंकि लक्षण भी हम देखते हैं कि कई तरीके के, पहले हमने बात की खांसी की, बुखार की, और जिस तरीके से हमने अखबारों में पढ़ा तरह तरह के लक्षण आ रहे हैं। हम इसे कैसे पहचाने? कोई भी एक आम व्यक्ति इसे किस तरीके से आइडेंटिफाई करे कि ये कोरोना है? कोरोना बीमारी हम पिछले 1.5 साल 2 साल लगभग हो गया है, उससे हम लोग जूझ रहे हैं। और इसके लक्षण का जो प्रारूप शुरुआत में हमने देखा था, जिसमें बुखार, खांसी, गले में दर्द, सांस फूलना, दम भराना, ये उसके मुख्य प्रारंभिक लक्षण हैं। सेकेंड वेव के साथ में लक्षणों के अंदर तीव्रता का बढ़ना हमने देखा है। साथ ही साथ कुछ और लक्षण जैसे कि उल्टी, दस्त, भूख कम लगना, कई मरीजों में वजन का गिरावट, इस तरह के लक्षण और भी देखे गए हैं। बुखार एक सबसे मुख्य लक्षण मैं मानता हूं, और जिसको भी व्यक्ति को सबसे पहले इस इस बीमारी का संक्रमण होता है तो उसे अपने बॉडी टेम्परेचर का विशेष ध्यान रखना होता है। गले में दर्द, खांसी या सांस फूलना, ये उसके आने वाले लक्षण हैं। जब तक कि मरीज को सांस फूलने लगती है, तब तक उसका जो कोरोना का जो प्रकोप है उसके छाती में, लंग्स में, निचले हिस्से में, रेस्पिरेटरी सिस्टम के तक पहुंच चुका होता है। तो प्रारंभिक लक्षण बुखार को मानते हुए हमें सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि जैसे ही इस तरीके का कोई लक्षण हो, तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें और उसका प्रॉपर डायग्नोसिस बनाते हुए ट्रीटमेंट चालू करें। बिल्कुल। डॉक्टर तनय, जिस तरीके से आपने कोरोना के लक्षणों के बारे में बताया, क्या अभी के समय सेकंड लहर की जैसे आपने बात की, क्या अब इससे लोगों में आप किस तरीके का माहौल देख रहे हैं? क्योंकि आप डेली पेशेंट को ट्रीट भी कर रहे हैं, क्या लोगों में अभी भी उतना भय है? इससे घबराने की आवश्यकता है? क्या कहेंगे आप? डेफिनेटली जो हमने फर्स्ट जो वेव थी उसके अंदर जो हमने लोगों के मन में जो भय देखा था, जो डर देखा था, जो इस बीमारी के प्रति संशय देखा था, वो इस सेकेंड वेव के अंदर और बढ़ चढ़ के सामने आया है। लोगों के मन में भय, डर बहुत ज़्यादा था। इस सेकेंड वेव के समय नंबर ऑफ केसेस भी बहुत ज़्यादा थे, तीव्रता लक्षणों की बहुत ज़्यादा थी। काफ़ी मरीजों को इस बीमारी का सामना करना पड़ा। कितने ही परिवारों में इस बीमारी के चलते कुछ दुखद घटनाएं भी हुई हैं। पर इससे एक बात मैं कहना चाहूँगा कि डरना बिल्कुल नहीं है। इस बीमारी को हमें समझना होगा, इस बीमारी को हमें ठीक तरीके से जानना होगा, तभी हम इस बीमारी के खिलाफ ढंग से कुछ अपनी अप्रोच रख पाएंगे। आपको लक्षण को आते से ही सबसे पहले आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, आपको तैयार हो जाना चाहिए कि हमें अब नेक्स्ट क्या करना है। बिल्कुल। डॉक्टर तनय, जैसा कि अभी आपने कहा कि इससे डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आमतौर पर अगर कोरोना के अलावा व्यक्तियों में और कोई बीमारी अगर होती है, क्योंकि अभी हमने बीच में देखा कि लोग अवॉइड कर रहे थे अस्पताल जाना, डॉक्टर से परामर्श लेना, टेलीफोनिक परामर्श ले रहे थे, तो अब अगर कोई आम बीमारी भी है तो अस्पताल जाने में किसी भी प्रकार से जो है घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अस्पतालों के अंदर हम पूर्णतः सारे प्रिकॉशंस रखते हैं, सारे प्रोटोकॉल्स रखते हैं, ताकि और ज़्यादा केसेस ना फैलें। और खास करके अगर आप टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर रहे हो, टेलीफोनिकली आप डॉक्टर से सलाह ले रहे हो, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई गलती नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोलूँ कि वो गलत है। पर पर्सनली स्पीकिंग मेरा खुद का जो अनुभव रहा वो ये है कि जब तक मरीज को सामने हम फेस टू फेस नहीं देखते हैं, तब तक कि उसके लक्षणों की तीव्रता को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार मरीज जो हैं, जो उम्र दराज मरीज हैं या छोटे कम उम्र के जो पेशेंट्स हैं, वो अपने लक्षणों को समझा नहीं पाते हैं, बता नहीं पाते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है उनको। तो जब तक सामने हम मरीज को देखते हैं तब तक बिल्कुल समझना मुश्किल रहता है। अगर हम बात करें इसकी टेस्टिंग को लेकर के, जिस तरीके से इसका कोरोना का टेस्ट लगा रहे हैं, हमने आमतौर पर लोगों में देखा कि वो सिटी स्कैन भी लोग डर की वजह से करवा रहे हैं। प्रारंभिक अवस्था में सिटी स्कैन करवा लिया या बिना चिकित्सक की सलाह के करवा लिया। तो कौन सा टेस्ट इसके लिए बेहतर है और लोगों को आप इसके लिए क्या सजेस्ट करेंगे?
देखिए, ये एक बात को समझना होगा हमें कि इस बीमारी के भय के चलते लोगों ने जो एग्रेसिव मोड में आकर के टेस्टिंग करी है कि जरा सा भी कुछ तकलीफ हुई जाकर के सबसे पहले सीटी स्कैन करा लिया, आरटीपीसीआर करा लिया, खून की जांचें करा ली, ये इस तरीके से तो भय बढ़ता जाएगा, इसका कोई अंत नहीं है ना। आप हर नागरिक को, हर व्यक्ति को ये समझना होगा कि अगर कोई तकलीफ हो रही है तो एक डॉक्टरी प्रोफेशनल डॉक्टर से ही सलाह लें और उसके बाद में ही आगे जाकर के अपने जो बेसिक इन्वेस्टिगेशंस होते हैं वो कराएं। रही टेस्टिंग की बात, तो आरटीपीसीआर जो कोविड के अंदर हम लोग करते हैं, नाक और गले से हम स्वाब की जांच करते हैं, जिसका आरटीपीसीआर किया जाता है और फिर उसमें हम वायरस को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो उसकी सेंसिटिविटी काफ़ी अच्छी है। पर साथ ही साथ ये देखा गया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि सीटी स्कैन सबसे बेहतर मॉडलिटी रहेगी। पर वो भी ये समझना होगा कि कब कराना है, बार बार सीटी स्कैन कराना, बार बार आरटीपीसीआर कराना भी कोई तथ्य नहीं रखता है। सही समय पर, सही मौके पर आरटीपीसीआर की जांच कराएं, सही मौके पर सीटी स्कैन की जांच कराएं, अपने ब्लड के इन्वेस्टिगेशन कराएं, तो आप आराम से इस बीमारी को पकड़ सकते हैं और कंट्रोल में जल्दी ला सकते हैं। जिस तरीके से अभी धीरे धीरे कोरोना के आंकड़े कम हुए और अंदेशा जताया जा रहा है कि हो सकता है कोरोना की तीसरी लहर अगर आती है तो बच्चों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, तो इसके लिए माता पिता को किस तरीके से ध्यान रखना है कि अगर कोई बच्चे में किसी भी प्रकार का लक्षण है तो किस तरीके से वो तैयार रहें? सर, इसका सबसे मुख्य बात तो ये समझनी होगी कि जो तीसरी लहर का हम लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं, जो पहली लहर आई थी उसमें बुजुर्गों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा देखा गया था, दूसरी लहर के अंदर थोड़ी यंग पॉपुलेशन का देखा गया है, और तीसरी में ये अंदाज़ा लगा रहा है कि छोटे उम्र के जो लोग हैं, बच्चे जो हैं, उनका हम सोच रहे हैं कि शायद उनको इसमें ज़्यादा परेशानी होगी। तो उसके लिए आपको प्रिकॉशंस तो वही रखने हैं, जो एसएमएस का जो प्रोटोकॉल है उसे फॉलो करना है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन, बिना ज़रूरी काम के घर से अन्यथा अपने को बाहर नहीं निकलना है। और छोटे बच्चों में डेफिनेटली मास्क पहनाना थोड़ा सा मुश्किल तो रहेगा, तो और फिर उनको घर में ही अपने को रखना होगा जब तक कि गाइडलाइंस के हिसाब से, सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से छोटे बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू नहीं किया जाता है। जी, जिस तरीके से अभी अनलॉक की प्रक्रिया चालू हो गई है, अनलॉक भी कर दिया है, अब आप क्या सजेस्ट लोगों को करेंगे? क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि जब लोग मार्केट में जाते हैं तो लोगों को लगता है अब तो पहले ऐसा नॉर्मल हो गया, अब कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो क्या आप एक चिकित्सक के तौर पर लोगों को इसके लिए सजेस्ट करना चाहें? देखिए, इसमें ये बोलना चाहूँगा मैं कि WHO की जो आंकड़े हैं, उसकी जो गाइडलाइन है, उसके हिसाब से 6.35% परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन अगर टेस्ट आपका पॉजिटिविटी रेट चल रहा है जी, या अपना जो प्रेजेंटली इस समय चल रहा है, तो इतने में अनलॉक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट तो रहेगा एक साथ, इसलिए सरकार ने अनलॉक पूरा करा भी नहीं है। WHO की गाइडलाइन अगर माने तो 5% ऑफ पॉजिटिविटी रेट अगर एक बार अचीव कर लेते हैं कोई शहर, तो वो भी 2 हफ्ते तक, तब जाकर के पूर्णतः अनलॉक करना सबसे सेफ रहता है। अभी अपन 6.35% पे चल रहे हैं इस समय, तो इसलिए 50% ऑक्यूपेंसी के साथ में रेस्टोरेंट्स वगैरह चालू करे जाएंगे, और अभी भी कई व्यवसायों को मना करा गया है कि आपको चालू नहीं करना है। जो जितना भी बाजार अभी अनलॉक किया गया है, उसमें भी आपको विशेष ध्यान ये रखना होगा कि भीड़ भड़ाके की पूरे एरिया में जाने से बचना है, मास्क और सैनिटाइजेशन का पूरा प्रयोग रखना है, जब तक कि बहुत आवश्यक ना हो अपने को घर से बाहर नहीं निकलना है, और अपनी खुद की इम्यूनिटी के ऊपर, अपनी खुद की बॉडी इम्यूनिटी के ऊपर अपने को ध्यान रखना है। उसको बेहतर बनाने के लिए आपको अपनी डाइट, एक्सरसाइज, इसका अपने को विशेष ध्यान रखना है। तो जो भी दर्शक हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, डॉक्टर, अनियमित वर्षा के कारण बाढ़ कहीं भी कभी भी आ सकती है, तो तैयार रहना अच्छा है। बाढ़ की चेतावनी का ध्यान रखें, रेडियो सुने, टीवी देखें, अखबार पढ़ें, केवल अधिकारियों द्वारा दी गई चेतावनी पर विश्वास करें। फोन बैटरी को बचाने के लिए एसएमएस का उपयोग करें। अपनी आपातकालीन किट तैयार रखें, एक प्राथमिक चिकित्सा का बक्सा, मजबूत रस्सियां, लालटेन, बैटरी संचालित टॉर्च और अतिरिक्त बैटरी, ताजे पानी और सूखे भोजन का अतिरिक्त सामान, मोमबत्तियां, माचिस और कैरोसिन। सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को एक जल रोधक थैले में रखें। पशुओं की रस्सियां खोलें। सुरक्षित ऊंचा स्थान या सेफ शेल्टर निर्धारित करके रखें। तैयारी में ही समझदारी।
का पानी अपने पीछे कई छिपे हुए खतरे छोड़ जाता है। सतर्क रहना जरूरी है। घर वापस केवल आधिकारिक घोषणा के बाद ही जाएं। सभी बिजली के उपकरणों की जांच करें। पानी और सीवर लाइनों की भी जांच करें। बाढ़ के फिसलन वाले मलबे और चुभने वाली वस्तुओं से बचकर चलें। टूटे हुए बिजली के खंभों और तारों से सावधान रहें। मलेरिया से बचाव के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें। उबला हुआ या क्लोरीन युक्त पानी ही पिएं। बाढ़ के संपर्क में आए खाद्य पदार्थों को न खाएं। बच्चों को बाढ़ के पानी में खेलने न दें। यदि आप दूसरों की सहायता कर सकते हैं तो अवश्य करें। तैयारी में ही समझदारी। ने बेहद महत्वपूर्ण बात बताई कि जो अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है, सरकार ने जो धीमे धीमे अनलॉक किया है, तो हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो नियम बताए गए हैं, एसएमएस यानी कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क पहनना है और सैनिटाइजेशन का उपयोग करना है। आमतौर पर देखा जाता है कि जैसे ही मार्केट ओपन होता है तो लोगों को लगता है कि अब ये बीमारी पूर्ण रूप से जो है चली गई है, और फिर आपने और हमने सभी ने देखा कि किस तरीके से दूसरी लहर से, कोरोना की दूसरी लहर से हम सब परेशान हुए, उससे जूझे हैं। अगर हम चाहते हैं कि तीसरी लहर का सामना न करना पड़े तो हमें इसमें सहयोग करना होगा, इन नियमों का पालन करना होगा। डॉक्टर तनय जोशी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर तनय, अगर हम बात करें हॉस्पिटल्स में कोरोना के जो मरीज हैं, तो वहां पर किस तरीके से एक वातावरण रहता है, क्योंकि हमने सोशल मीडिया पर देखा लोगों में कई तरीके की भ्रांतियां आई, कई तरीके की खबरें आई कि समय पर लोग देख नहीं पा रहे हैं, कोई नर्सिंग स्टाफ नहीं आ पा रहा, कोई फार्मासिस्ट नहीं आ पा रहा, कोई डॉक्टर नहीं आ पा रहा। तो चूंकि आप एक चिकित्सक हैं, तो दर्शकों के मन की इस भ्रांति को दूर करें कि किस तरीके से लोग जो वहां पर सुविधा मिल रही है। देखिए, मैं सबसे पहले तो उन लोगों से बिल्कुल माफ़ी मांगना चाहूँगा जिनकी तरफ से इस तरह की क्वेश्चन, इस तरह की क्वेरीज, इस तरह के कंप्लेंट्स आई हैं। एक बात का हमें विशेष ध्यान रखना होगा कि कोरोना एक बीमारी नहीं है, एक महामारी है। ये वो समय चल रहा है जब पूरा विश्व, सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहे हैं, अपितु पूरा विश्व इससे जूझ रहा है। पूरे विश्व को अभी ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसे किस तरीके से निपटारा कराया जाए, इससे किस तरीके से सामना किया जाए, कैसे इससे निपटा जाए। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर कई बार हम कुछ न किसी चीज़ का मिसमैनेजमेंट या कोई ना कोई दवाइयों को लेकर के या ऑक्सीजन को लेकर के कुछ न कुछ परेशानियां हमको देखनी पड़ी थी। पर जो भी रहा, एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से, लोगों ने खुद ने अपने आपस में एक दूसरे से मदद करके, हम लोगों ने, डॉक्टरों ने, फ्रंटलाइन वर्कर्स ने, नर्सिंग स्टाफ ने पूरी तरीके से काम करके अपनी तरफ से अपना बेस्ट से बेस्ट दे करके इसको कंट्रोल करने का प्रयास किया है। पर कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस से डील करते समय कुछ न कुछ गलती, कुछ न कुछ परेशानियां हो सकती हैं, और उसको सुधारने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए हम निरंतर प्रयास कर ही रहे हैं। जी, जैसा कि आपने ऑक्सीजन की बात की, वर्तमान समय में अब अगर हम बात करें ऑक्सीजन को लेकर के, तो सुविधाओं में कितना जो है कहना चाहिए कि परिवर्तन हुआ है कि अब आने वाले समय में हमें इस प्रकार की समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा? ये जो ऑक्सीजन की खपत एकदम से बढ़ी थी सेकेंड वेव के अंदर, जो हमने देखा था, उसका कारण यही था कि जो नंबर ऑफ केसेस एकदम बढ़े थे, तो डेफिनेटली ऑक्सीजन की खपत तो बढ़ना ही थी। अब उसके सेकेंड वेव के बाद में, इस भयानक मंजर को पूरी तरह निपटने के बाद में, अभी सरकार ने कुछ अपने नियम चेंज करे हैं। अस्पतालों के साथ में कुछ और अस्पताल प्रबंधकों के साथ में बैठ करके कुछ और नियम में बदलाव लाए हैं, जिसमें कि एक नियम ऐसा कुछ अभी सुनने में आ रहा है कि हर अस्पताल को अपने कैपेसिटी के हिसाब से अपना खुद का ऑक्सीजन प्लांट बना के रखना चाहिए, ताकि कभी इस तरीके से वापस से बिल्कुल दशा नहीं हो जो बीच में कुछ समय के लिए देखी गई थी, और उचित तरीके से उपयोग किया जाए ऑक्सीजन का। वो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, जो हम डॉक्टर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स समझ सकते हैं कि अगर किसी मरीज को हमको ऑक्सीजन की अगर रिक्वायरमेंट कितनी है, देना कितना है, या किसी मरीज को हम अगर जो अलग अलग मॉडलिटीज़ होती हैं, बाईपैप ऑक्सीजन, हाई फ्लो ऑक्सीजन, एनआरबीएम, तो इन सब का मॉडिफिकेशन करके हम किसी मरीज के साथ में कितना ऑप्टिमम यूजेज ऑफ ऑक्सीजन रख सकते हैं, ताकि अननेसेसरी वेस्टेज बना हो और मरीजों को पूरी तरह ऑक्सीजन मिल भी सके। कोरोना के बाद जो दूसरी लहर में हम सभी जिस बीमारी का सामना कर रहे हैं, ब्लैक फंगस, तो डॉक्टर साहब इस बीमारी के बारे में बताएं कि ब्लैक फंगस क्या है और कोरोना की इस लहर में ये देखने में हमारे सामने क्यों आई? देखिए, ब्लैक फंगस एक बीमारी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि ये हमेशा से रही है आपके पर्यावरण में, हमारे पर्यावरण में, धूल में, मिट्टी में, बगीचों में ये फंगस जो रहती है ये मिलती ही है। और इस फंगस का एक प्रारूप होता है, इसका एक खुद का एक
अपना नेचर होता है कि ये इम्यूनोसप्रेस्ड पेशेंट जिनकी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है उसके अंदर ये पनप जाती है। ये फंगस के इन्फेक्शन हम पहले भी देखते थे, सालों साल से देखते आ रहे हैं। अब वो बात अलग है कि हम पहले साल में इसके 5 केस देखते थे, अब दिन में इसके 5 केस हमको देखने को मिल रहे हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि जब कोरोना वायरस से किसी का शरीर ग्रसित होता है, जब कोविड का किसी को इन्फेक्शन होता है, उस समय वो वायरस का जो फिजियोलॉजी है उसकी ऐसी है कि वो आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, ऑटो इम्यूनिटी को पूरी तरीके से डैमेज कर देता है। आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको पूरी तरीके से नष्ट कर देता है और आपके शरीर का खुद का इम्यूनिटी, ऑटो एंटीबॉडीज आपके खुद के शरीर पे हमला कर देती है। जो पेशेंट डायबिटिक हैं, जिनको किडनी की समस्याएं हैं, जिनको ऑलरेडी दूसरी कोई इम्यून सिस्टम से संबंधित समस्याएं हैं और जिनको कोविड का इन्फेक्शन हो जाता है सुपर एडेड, ऐसे पेशेंट्स के साथ में हम देखने में मिलता है कि एकदम से सडनली बॉडी इम्यूनिटी कम होने की वजह से इसका प्रकोप और ज़्यादा बढ़ जाता है और ये म्यूकरमाइकोसिस नाम का जो फंगस इन्फेक्शन है, ब्लैक फंगस के नाम से जो हम जान रहे हैं, वो सडनली पेशेंट के ऊपर हावी हो जाता है। बिल्कुल। अगर हम बात करें, जैसा कि म्यूकरमाइकोसिस की आपने बात की, अगर हम इसके लक्षणों की बात करें कि अगर किसी को ये शुरुआती अवस्था में हो रहा है तो कैसे इसे पहचाना जा सकता है जिससे व्यक्ति सही समय पर चिकित्सक के पास पहुंच पाए? म्यूकरमाइकोसिस आमतौर पे हम लोगों ने जो देखा है, ये कोविड बीमारी, कोविड के ट्रीटमेंट के दौरान या उसके बाद में तुरंत मरीजों को होने लग जाता है। इसके अंदर मुख्य लक्षण जो हम सामने देखते हैं वो है सिर दर्द, हेमीफेशियल हेडेक बोलते हैं, आधे सिर में दर्द रहना, आधे सिर में चेहरे पे सुन्नपन रहना, जबड़ों का कालापन होना, जबड़ों में सूजन आना, आंखों के पीछे प्रेशर बढ़ना, आंखों में दर्द रहना, गले में दर्द रहना या एक आंख से दिखाई कम देना। ये कई प्रकार के लक्षणों से हम इससे पहचान सकते हैं और जल्दी अगर इस बीमारी के पीछे अगर हम पड़ जाएं और इसके लिए इसका डायग्नोसिस बनाते हुए अगर अपन सही ट्रीटमेंट शुरू कर दें तो इसमें कंट्रोल किया जा सकता है। जैसा कि आपने ट्रीटमेंट की बात की, तो क्या इसकी प्रक्रिया किस तरीके से इसको ट्रीट किया जाता है? क्या इसमें व्यक्ति पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक नुकसान उसको उठाना पड़ता है? देखिए, मुख्य तौर पे जो अभी देखने में आया है, साइनसिस जो होते हैं हमारे चेहरे के अंदर पीछे एक साइनसिस होते हैं, उस साइनसिस के अंदर इन्फेक्शन, साइनोसाइटिस नाम का इन्फेक्शन होता है जो कि ये फंगस वहाँ जाकर के अपना घर कर लेती है, वहाँ पर उसको इन्फेक्शन कराती है। तो एंडोस्कोपी के माध्यम से, नेजल एंडोस्कोपी के माध्यम से हम साइनसिस में जाकर के डिब्राइडमेंट करने का प्रयास करते हैं और वहाँ से बायोप्सी का टुकड़ा लेकर के हम उसको जांच के लिए सैंपल को भेजते हैं। अगर कंफर्मेशन आता है म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस का, तो फिर उसके लिए एंटी फंगल ट्रीटमेंट एम्फोटेरेसिन बी नाम के जो इंजेक्शन है उसका इस्तेमाल किया जाता है और उससे उसका ट्रीटमेंट आगे किया जाता है। इसके साथ में कुछ रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस, सीटी स्कैन, एमआरआई, इन सब की मदद ली जाती है ये जानने के लिए कि इस वायरस का, इस फंगस का जो एक्सटेंट है वो हमारे साइनसेस में, आँख के पीछे कितना गहरा जा रहा है। बिल्कुल। डॉक्टर तनय, आप चेस्ट फिजिशियन भी हैं और आमतौर पर कई सोशल मीडिया पर लोगों ने सुना कि कोरोना अगर एक बार हो गया तो फेफड़ों से संबंधित या सांस से संबंधित बीमारी जो है लोगों को आने वाले समय में हो सकती है या कहीं ना कहीं फेफड़ों में जो इन्फेक्शन है वो बना रहता है। इसको लेकर के ज़रा आप दर्शकों को बताएं। जी, ये शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा डर था, भय था इस बारे में कि अगर किसी को एक बार लंग्स का फाइब्रोसिस यानी कि लंग्स का कड़कपन आना शुरू हो गया तो फिर आगे इसका क्या होगा, इसकी पेशेंट, ऐसे पेरीज जो रहते हैं इनका आगे फ्यूचर कैसा होगा। पर जैसा कि अभी हम पूरे 1.5 साल के अंदर मरीजों को हमने देखा है, जो हमने उनको समझा है, इस बीमारी को समझा है, तो ये देखा गया है कि 95% लंग्स इन्वॉल्वमेंट होने के बाद या मोर देन 95% लंग इन्वॉल्वमेंट होने के बावजूद भी अगर पेशेंट ठीक होकर के घर जाते हैं तो जो लंग्स का फाइब्रोसिस है वो धीरे धीरे समय के साथ में हील होना शुरू रहता है, हील हो जाता है। उसको समय ज़्यादा लगेगा मरीज को, कुछ समय 2 महीने 3 महीने तक हमने देखा है मरीजों को कई बार लग जाते हैं पूरी तरीके से ठीक होने में। पर अभी तक, इस समय तक अच्छी बात यह है कि ये फाइब्रोसिस वाली जो बीमारी है ये काफ़ी हद तक रिजॉल्व होने वाली लग रही है और थोड़ा सा इसका साइड इफेक्ट तो रहता ही है, डेफिनेटली रहता ही है, स्कारिंग तो हो ही जाती है लंग्स के अंदर। पर जो ऑक्सीजन डिपेंडेंसी देखी गई है, जो सांस की तकलीफ देखी गई है, वो धीरे धीरे प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी के माध्यम से रिकवरी हम काफ़ी हद तक अचीव कर पाते हैं। बिल्कुल। जिस तरीके से दूसरी लहर में लोगों ने घर पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन की जो मशीनें हैं वो लगाई हैं, आप उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे कि उन मशीनों का किस तरीके से उपयोग करना है? क्योंकि फंगस की जो बीमारी है,
क्या उस मशीन को अगर किसी ने कई दिनों तक साफ नहीं किया है या पानी जो है सही पुराना भरा हुआ है, तो क्या आप इसको सजेस्ट करेंगे कि जिससे उनको माइकोसिस की बीमारी क्या इस माध्यम से भी हो सकती है? देखिए, ये सब जो बातें अटकलें लगाई जा रही हैं कि ये कहीं ना कहीं स्टेरॉइड की वजह से, कहीं ना कहीं शुगर बढ़ने की वजह से, कहीं ना कहीं ऑक्सीजन जो कमर्शियल ऑक्सीजन इस्तेमाल की गई है उस वजह से है, या पानी का गंदे पानी का इस्तेमाल करा किसी ने अगर कॉन्सेंट्रेटर के अंदर उस वजह से, तो ये डेफिनेटली सारे सोर्सेज ऑफ फंगल इन्फेक्शन होते हैं। पर आमतौर पर जैसा मैंने बताया कि ये फंगस हमारे पर्यावरण में मौजूद है। हम दिन प्रतिदिन रोजमर्रा के जीवन में भी इस फंगस से कहीं ना कहीं हम रूबरू होते हैं। पर जिन मरीजों को कोविड का इन्फेक्शन नहीं है या जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, वो अपने आप इस फंगस को उससे लड़ लेते हैं, उनको पता भी नहीं चलता है। खास करके ये उन मरीजों को परेशान करती है जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल नष्ट हो चुकी है, जिनका ऑटो इम्यून सिस्टम जो है वो काफ़ी ख़राब हो चुका है। तो ये ऐसे मरीजों के अंदर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन के तौर पे हावी हो जाती है और उसके अंदर ये अपना प्रकोप दिखाती है। डॉक्टर तनय, अगर बात की जाए कोरोना के बीमारी के समूल नष्ट होने की, तो क्या इसका इलाज है, वो आप दर्शकों के साथ साझा करें। किस तरीके से इस बीमारी से जो है हम निजात पा सकते हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। इस बीमारी का इलाज अभी तक तो हमारे हाथ में कुछ ऐसा आया नहीं है कि हम कह सकें कि ये बीमारी का पूर्णतः 100% कन्फर्मेटरी ट्रीटमेंट हम अभी कर पाए हों। जो चीज़ हमारे सामने है, जो हमारे हाथ में है, जो जन साधारण के हाथ में है, ना ही सिर्फ डॉक्टर के साथ में, बल्कि हर व्यक्ति को, हर सिटीजन को, हर नागरिक को इसका इलाज उसके खुद के हाथ में। वो है एक तो जो मैंने बताया एसएमएस, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन, और चौथा है वैक्सीन। वैक्सीन के ऊपर बहुत ज़्यादा हमें गौर करना चाहिए। वैक्सीन के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि एक जो कोई भी राष्ट्र है, अगर उसका रेट ऑफ वैक्सीनेशन कम रहेगा तो ये वेव्स, ये जो लहर हैं, दर बदर आती जाएंगी, बार बार परेशान होते जाएंगे। जो हम अभी देख रहे हैं, आंकड़ों की अगर बात करें तो यूएस के अंदर 65% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो लगभग वैक्सीनेट हो चुकी है, और यही कारण है कि वहाँ पर सरकार ने काफ़ी हद तक मास्क तक का उपयोग जो है वो बंद करा रखा है। यहीं अगर हिंदुस्तान की बात करें तो दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि अभी हमारे पास केवल मात्र 3.5% पॉपुलेशन लगभग जो है वैक्सीनेट हुई है, और डबल वैक्सीनेशन की बात करें और सिंगल वैक्सीनेशन करीब 11 से 15% हमारी पॉपुलेशन हुई है। तो होपफुली सरकार जो इतना वैक्सीनेशन ड्राइव चला रही है, तो जल्दी हम वैक्सीनेशन के ऊपर अगर फोकस रखते हुए वैक्सीनेशन की मात्रा अगर बढ़ा देते हैं, वैक्सीनेशन रेट बढ़ा देते हैं, तो जल्दी हम इस बीमारी को कंट्रोल में ला पाएंगे। बिल्कुल। अगर हम बात करें वैक्सीन को लेकर के, कई तरीके के लोगों में भ्रांतियां हैं, डर है। कई गांव की अगर हम क्षेत्रों की बात करें तो लोग लगवा नहीं रहे हैं, इससे बुखार आ जाएगा, इससे बीमारी और हो जाएगी। तो दर्शकों के इस भ्रम को जरा आप दूर करें। ये भ्रम बिल्कुल ही गलत है, ये भ्रांति बिल्कुल ही गलत है कि वैक्सीन लगाने के बाद में कोविड का इन्फेक्शन हो जाता है। हाँ, ये बात सही है कि टीका लगाने के बाद कोई भी अगर वैक्सीन लगाते हैं तो हल्का फुल्का बुखार आना, हल्की फुल्की बदन दर्द रहना, ये लक्षण, ये समस्याएं रह सकती हैं, जिसका आराम से इजीली घर बैठे उसको अपन मैनेज कर सकते हैं, हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं। पर वैक्सीनेशन अपना बहुत ज़्यादा मुख्य है, उसको लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर वैक्सीनेशन नहीं लगाया, अगर किसी के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी नहीं रही इस पर्टिकुलर बीमारी के अगेंस्ट में, तो उसकी तीव्रता बहुत ज़्यादा रहेगी, और भगवान न करे ऐसा हो कि अगर सभी लोगों को इससे ग्रसित होना पड़े तो मंजर बहुत ही भयानक हो जाएगा। बिल्कुल। डॉक्टर तनय, अगर हम बात करें कोरोना से जो लोग ठीक हुए हैं, तो हार्ट की कई बार समस्या देखने को मिली, या कोरोना के दौरान अगर इलाज चल रहा था तो लोगों की मृत्यु हार्ट अटैक की वजह से हुई। अगर कोई कोरोना से ठीक हो चुका है तो हार्ट अटैक की संभावना क्या उस पेशेंट के अंदर बनी रहेगी? देखिए, ये बीमारी का जैसे आपसे अभी डिस्कस करा मैंने कि इस बीमारी के अंदर शरीर की इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। उसी तरीके से एक दूसरा पहलू भी है इस बीमारी का, जिसको हम कहते हैं थ्रोम्बो एम्बोटिक कल्चर। इस बीमारी का एक टेंडेंसी होती है कि ये खून का गाढ़ापन बढ़ा देती है। कोविड के इन्फेक्शन के चलते थ्रोम्बो एम्बोटिक एपिसोड्स होना बहुत आम बात हो जाती है। खून के थक्के जो हैं वो हार्ट में, ब्रेन में, लंग्स में और भी पैरों में, कई जगहों पर हम लोग देख रहे हैं। और अभी कई बार ऐसे मरीज आते हैं जो यंग पेशेंट्स आते हैं, जो हार्ट का ब्लॉकेज लेकर के आते हैं, या लंग्स की पल्मोनरी आर्टरी के अंदर खून का थक्का जमा के पल्मोनरी एम्बोलिज्म के साथ में आते हैं। तो ये डेफिनेटली इस बीमारी का ही एक साइड इफेक्ट कह सकते हैं आप। और उसी के चलते खून पतला करने की दवाइयाँ जो हम लोग देते हैं,
और लंबे समय तक देते हैं, लंबे अंतराल तक देते हैं, ताकि मरीजों को इस तरीके से इवन आफ्टर ठीक होने के बाद में भी परेशानी ना हो। आप चेस्ट फिजिशियन हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे हम कि कोरोना के साथ साथ लोगों में आम तौर पर चेस्ट से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो जो आमतौर पर समस्याएं देखने को आती हैं उनके बारे में ज़रा आप बताएं और उनका वो किस तरीके से ख्याल रखें इस दौरान। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। इसके ऊपर भी मैं अभी रिसेंट में काफ़ी चर्चा कर रहा हूँ, रेडियो टॉक शोज कर रहा हूँ। अभी हाल फिलहाल हर तरफ कोविड का माहौल है, कोरोना का माहौल है, तो जो बाकी समस्याएं, बाकी बीमारियां हैं उसको तो बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया जाता है, पर ऐसा नहीं है। बदलते मौसम के चलते अभी जो मुख्य समस्या हम लोग सामने देख रहे हैं, जो मरीजों की हम परेशानियां देख रहे हैं, उसमें एलर्जिक राइनाइटिस, अस्थमा, ये खास करके सामने आती है। इस मौसम के अंदर जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं, जो एलर्जिक राइनाइटिस के पेशेंट्स हैं, वो ज़्यादा परेशान होते हैं। तो उनके लिए भी मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके लिए भी मास्क जो है वो काफ़ी हद तक कारगर साबित होता है। और जो मरीज़ अस्थमा के साथ में इनहेलर्स पे हैं या पंप का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन्हें उसे कंटिन्यू रखना चाहिए। कोविड के चलते मैं समझ सकता हूँ आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेने में थोड़ी दिक्कत तो आती होगी, आप उनसे रेगुलर जाकर के मुलाकात नहीं कर पाते होंगे, पर जब तक कि आप स्टेबल हैं, स्थिर हैं, तब तक आप अपना इनहेलर जैसा डॉक्टर ने बताया गया था वैसा आप यूज़ करते रहिए, अपनी दवाइयों पर रेगुलर रहिए, और जैसे ही थोड़ा मौका मिले जाकर के जरूर उनसे सलाह लीजिए। बिल्कुल। डॉक्टर तनय, जैसे जिन लोगों को 2 वैक्सीन लग गए हैं या 1 लग गया है, तो आमतौर पर लोगों को लगता है कि मैंने वैक्सीन लगवा लिया है तो अब मैं मास्क को हटा दूं, या आमतौर पर वो थोड़े से जो है चिंता नहीं करते हैं कि मुझे कोरोना होगा क्योंकि मैंने वैक्सीन लगवा ली है। तो इसको लेकर के आप बताएं कि जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है क्या उन्हें भी मास्क उतने ही बिल्कुल सीरियसली लगाना है? हाँ, डेफिनेटली वैक्सीन लगवाना आपके लिए ज़रूरी इसलिए है कि आपके शरीर में उस बीमारी के खिलाफ एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट रहें, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस बीमारी से ग्रसित नहीं हो सकते हैं। आप अगर वैक्सीन लगाने के बावजूद भी आप कोविड पेशेंट के संपर्क में आते हैं तो आपको कोविड का इन्फेक्शन होने की पूरी संभावना रहेगी। हाँ, ये बात अलग है कि जो डबल वैक्सीनेटेड हैं, वैक्सीन दूसरे वैक्सीन लगने के 2 से 3 हफ्ते के बाद अगर आपको एक्सपोजर होता है, अगर आपका एंटीबॉडी लेवल अच्छा है, एंटीबॉडी टाइटर अच्छा है, उसके बाद आपको एक्सपोजर होता है, तो जो बीमारी की गंभीरता है, जो बीमारी की तीव्रता है, वो काफ़ी कम रहेगी बनिस्बत उन लोगों के जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाया है या जिन्होंने सिंगल वैक्सीन लगाया है। बिल्कुल। डॉक्टर तनय, चलते चलते आप दर्शकों को कोरोना से संबंधित और साथ ही साथ एक चेस्ट फिजिशियन के तौर पर क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं चलते चलते लोगों से सिर्फ एक ही अपील करना चाहूँगा कि ये बीमारी बहुत ख़राब है, ये बीमारी बहुत डेंजरस है, बहुत डिफ़िकल्ट है सभी लोगों के लिए, हम लोगों के लिए भी, डॉक्टर्स के लिए भी, आम जनता के लिए भी। तो आपको इस बीमारी को समझना होगा पूरी तरीके से, इस बीमारी को अपने खुद के लक्षणों को समझना होगा, तभी हम इससे लड़ पाएंगे, तभी हम इससे निपट पाएंगे। और अपने लक्षणों को नज़रअंदाज ना करें। अगर आपको ज़रा सा भी कोई तकलीफ होती है, ज़रा से भी लक्षण होते हैं बुखार का, खांसी का, बदन दर्द का, भूख कम लगना, कोई भी लक्षण, कोई भी इस तरीके से आपको एक सिम्टम आपके शरीर में आपको लगता है जो यूजुअल से हटकर है, तो आपको तुरंत उस चीज़ को एड्रेस करना चाहिए, तुरंत उस चीज़ को गौर करना चाहिए कि मुझे ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। और इसके साथ में अपने खुद के शारीरिक इम्यूनिटी के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। प्रॉपर डाइट, हल्की फुल्की रोज़ाना एक्सरसाइज का ज़रूर आपको ध्यान रखना चाहिए। और लास्ट में ये कहना चाहूँगा मैं कि वैक्सीनेशन के बारे में जो हम लोग बात कर रहे हैं, वैक्सीनेशन की हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, उसको आपको लगवाना, उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसका वैक्सीनेशन पूरी तरीके से होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी सब चीज़ों के साथ में अगर हम लोग इस बीमारी से लड़ेंगे तो ही हम इस बीमारी से निपट पाएंगे। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर तनय जोशी, जिन्होंने बेहद महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी। अगर आप में किसी भी प्रकार का लक्षण, चाहे बुखार का हो, खांसी का हो, सर्दी का हो, आप चिकित्सक से परामर्श लें। और कोरोना की बीमारी को समूल रूप से नष्ट करने का जो एक हथियार हमारे पास है वो है वैक्सीन। इसको लेकर के जो भ्रांतियां हैं उन पर आप यकीन ना करें। जो चिकित्सक और जो प्रशासन ने जो नियम हमें बताए हैं उनका पालन करें, और सभी लोग वैक्सीन पूरी तरीके से लगवाएं, परिवार के हर सदस्य में लगवाएं, समाज में लगवाएं। और जो भी समाज में जो लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं लीड करते हैं किसी ना किसी स्तर पर, वो जागरूक करें लोगों को वैक्सीन के लिए, जिससे बहुत जल्द हम सभी जो है मास्क विहीन हो जाए, मास्क मुक्त हो जाए। जिस तरीके से कुछ कंट्रीज में किया गया है वो तभी संभव है जब सभी लोग वैक्सीनेटेड होंगे।
तो दर्शकों, मेरे साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। गुड आफ्टरनून। क्या बात है सर, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। नहीं तो मैं मान ही नहीं सकती, आप ही की शागिर्द हूँ। क्या मतलब? यही कि जिस तरह आप ना इंसानों को देखकर उनका मूड पता कर लेते हैं ना, मैं भी इंसानों को पहचानने की कोशिश तो करती हूँ। अच्छा। और मैं इस वक्त दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप किसी गहरी चिंता में हैं। ठीक है ना? ये क्या कर रही हो प्रिया? लोग आते होंगे। So what? अच्छा, so what? अच्छा बुरा क्या होता है सर? या तो आपका दुख और आपकी परेशानी को बांटने की कोशिश कर रहे हो। देखो भाई, मुझे कोई दुख नहीं है। झूठ बोल रहे हैं आप। सच तो ये, आप जब भी अकेले होते हैं ना, बस राधिका की यादों में खो जाते हैं। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है सर, बल्कि इससे भी ज्यादा। हर रिहर्सल में ना आप उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, कभी मेरी एक्टिंग में तो कभी संचिता की एक्टिंग में। भाई, जो इस दुनिया में नहीं है तुम लोग उसके पीछे क्यों पड़े रहते हो? ये मैं ही नहीं कहती, सारी मंडली ये बात कहती है। मैं आपसे सीधे कह देती हूँ ना, बाकी लोग मुझसे कहते हैं। क्या क्या कहना चाहती हो तुम? मैं क्या बोलूंगी सर? अच्छा, पहले तो सब कुछ कह दिया और अब कहती हो कि मैं क्या कह सकती हूँ? मुझे आपके अतीत से ना कुछ भी मतलब नहीं है। मैं तो आपका स्वर्णिम कल देखना चाहती हूँ। हो सकता है आज मैं, हो सकता है कल ना रहूं। प्रिया। जी सर।